नमस्कार, आप देख रहे हैं ओझा एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। ओझा एकेडमी में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। आज हम सब फिर से एक बार चैप्टर पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 बताया था। और ये आज जो है हम पढ़ेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में ऐड किया गया है। ये पढ़ेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या हमारे संविधान में ऐड किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या क्या ऐड किया गया है। तो आइए बारी बारी से हम सब देखते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में बोलते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया या स्टेट का लेजिस्लेचर जिसे हम बोलते हैं विधानमंडल, उसने कोई लॉ बनाया तो वो खुद उसे जांच नहीं कर सकती है इस बेस पे कि वो वैलिड है या अनवैलिड है, अर्थात वैध है या अवैध है। इसके लिए हमें दो आर्टिकल को समझना होगा, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। एक तो आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद संख्या 32 को समझना होगा और एक जो है आर्टिकल नंबर 226 226 को समझना होगा। देखिए आर्टिकल नंबर जो 32 है अनुच्छेद संख्या 32, वो पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई लॉ बनाया गया है तो वो उसकी संवैधानिकता की जांच करे कि वो लीगल है या इलीगल है। यदि वो इलीगल है तो वो उसे कैंसिल भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक उसी तरह से आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि स्टेट के द्वारा यदि किसी तरह का कोई कानून बनाया गया है तो वो उसकी संवैधानिकता की जांच करे। हमें ध्यान में रखना होगा, कल ही मैंने बताया था कि पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है वो होती है हमारी पार्लियामेंट अर्थात संसद, और स्पेशली स्टेट को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है स्टेट का। तो यही ध्यान में रखना है। अब हमने क्या बताया कि पार्लियामेंट सिर्फ लॉ को बना सकती है, उसकी जांच नहीं कर सकती। जांच करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक उसी तरह से राज्य को यदि कोई कानून बनाना है तो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया जाएगा। राज्य का विधानमंडल जांच नहीं कर सकता कि वो संवैधानिक रूप से वैध है या फिर अवैध है। वो जांच करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हाई कोर्ट को। और ये बातें कहाँ पर दी गई हैं? आर्टिकल नंबर 226 में। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन, यानी उसकी संवैधानिकता की जांच करना कि पार्लियामेंट ने जो रूल बनाया है वो वैलिड है या अनवैलिड है, यानी लीगल है या इलीगल है। और ये काम करता है सुप्रीम कोर्ट, ये काम करता है यदि राज्य का मैटर है तो राज्य के कानून पे हाई कोर्ट करता है। तो ये रहा जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन साफ पूछ सकता है एग्जाम में कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे पढ़ते फंडामेंटल राइट। जी हाँ, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। फंडामेंटल राइट जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार बेसिकली होता क्या है? यह राज्य के खिलाफ जो है नागरिकों को एक अधिकार दिया गया है
और उस अधिकार का उपयोग प्रत्येक नागरिक जो है इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है वो इस अधिकार का उपयोग करता है। जैसे बोलने का अधिकार, जैसे कहीं आने जाने घूमने बसने का अधिकार, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार फंडामेंटल राइट के तहत ही आते हैं। जब हम फंडामेंटल राइट, आप सब में एक चैप्टर पढ़ना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ाएंगे तो पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन क्या किया जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से। और ये फंडामेंटल राइट की चर्चा जो है किस भाग में की गई है? संविधान के भाग संख्या 3 में। और फिर किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर ध्यान रखना 12 to 35, अर्थात 12 से लेकर के 35 तक में। तो ये फंडामेंटल राइट भी हो गया। अब उसी तरह से जो है नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यदि हिंदी में इसे बोले तो हम बोलेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने उसे पूरी तरह से स्वतंत्र रखा है, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका को भारतीय संविधान ने अपनाया है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की 3 बॉडी होती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी और एक होती है जुडिशरी बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी हिंदी में इसे कार्यपालिका बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी को विधायिका बोलते हैं, या फिर अपनी भाषा में हम पार्लियामेंट, संसद बोलेंगे। और जुडिशरी बॉडी का मतलब होता है न्यायपालिका। तो देखिए इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? स्वतंत्र होने का मतलब है कि जुडिशरी बॉडी अर्थात न्यायपालिका, और न्यायपालिका का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसके अलावा एक लेवल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसके कामकाज में लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा कोई इंटरफेयर न किया जाए, कोई हस्तक्षेप न किया जाए, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये स्वतंत्र है। अर्थात भारत सरकार जो है या फिर जो है हमारी संसद जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो है हाई कोर्ट में। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अब आते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, बात करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की, या एक्टिंग चेयरमैन भी हम बोलते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, एक्टिंग चेयरमैन, या इसे हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोलते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन सभापति, और पदेन सभापति का मतलब होता है कि इसे अलग से राज्यसभा का चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया जाता। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है चुनाव जीत करके वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, वैसे ही राज्यसभा का वह सभापति भी बन जाता है। राज्यसभा का सभापति के लिए कोई चुनाव नहीं कराया जाता है, तो इसे इसीलिए हम लगा देते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट अपना चुनाव जीतेगा उपराष्ट्रपति, वैसे ही वो राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसलिए हमने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन होगा? वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? उपराष्ट्रपति। और ये बातें साफ तौर पे अनुच्छेद संख्या 62 आर्टिकल नंबर 62 में कहता है। आर्टिकल 62 क्या कहता है? देयर शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा में क्या होगा? एक चेयरमैन होगा, और वो चेयरमैन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। तो हम बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो हमने ये भी देख लिया कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और ये बातें कहाँ से हमने लिया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं
कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी हटाने की प्रक्रिया भी जो होती है वो इम्पीचमेंट जैसे लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक उसी तरह से उनको हटाया जाता है। लेकिन दोनों के प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। इसके बारे में हम राष्ट्रपति पढ़ाते समय राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट के बारे में भी बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है उसे भी बताएंगे। बहरहाल आप इतना समझिए कि यदि हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो वो भी महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही हटाएंगे, और हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी हटाते हैं तो उसे भी महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही हटाएंगे, जिसे हम इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो इसके जो है जज जो होते हैं उसे हटाने की प्रक्रिया जो दी गई है, जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव ला करके लोकसभा और राज्यसभा से पास करा करके और तब जा करके पूरी होती हैं। तो ये बातें भी हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमूवल ऑफ एससी और एससी अर्थात हाई कोर्ट जजेस। तो एक तो बातें यहाँ भी हो गई। देखिए अब इसमें हमने पढ़ लिया कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। अब हम आते हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। ये बस ध्यान में रखना है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लेते हैं ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि का शासन होना। और विधि का शासन जब भी हम बात करते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि हमारे देश में, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार का शासन नहीं चलता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी बॉडी अर्थात न्यायपालिका का शासन नहीं होगा, पार्लियामेंट का शासन नहीं होगा। तो शासन किसका होगा? शासन होगा विधि का शासन होगा, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। तो हमारे देश में सुपीरियर कौन हुआ? रूल ऑफ लॉ, अर्थात रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है न्यायपालिका भी काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार भी काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी संसद पार्लियामेंट भी काम करेगी। इसलिए सर्वोच्च कौन हुआ? रूल ऑफ लॉ। इसलिए हमारे देश में विधि का शासन है। तो विधि का शासन जो है हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। यानी संविधान से बढ़कर के कोई नहीं है, संविधान से बढ़कर के है डेमोक्रेटिक कंट्री में तो वो जनता है। अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। देखिए हमारे देश में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लाया गया, संसदीय व्यवस्था को जो अपनाया गया, जैसे हम संसद में पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि संसद में 3 लोगों को मिलकर के बनती हैं। एक जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। अर्थात पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब भी कोई बिल लाना होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा से पास कराकर राज्यसभा में रेफर किया जाता है और अंतिम में जो है वो एसेंट जो लेनी होती है, सहमति लेनी होती है, वो प्रेसिडेंट की लेनी होती है। तब जाकर के कोई जो बिल है वो एक्ट बन पाता है, अर्थात नियम अधिनियम बन पाता है, कानून बन पाता है। तो ये जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम लिया गया है, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर लिया गया है, संसदीय व्यवस्था को जो अपनाया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कर देगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। सिटीजनशिप, अब देखो सिटीजनशिप सिंपल है, सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता। आप इस देश के नागरिक कब कहलाएंगे उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है, जिसके बारे में ये एक चैप्टर पढ़ना है पार्ट 2 में। और आर्टिकल 5 to 11 अर्थात अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक जो है वो भारतीय नागरिकता के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं इसके बारे में ही बात किया गया है। तो ये स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल हम ये एक चीज़ें जरूर पढ़े, सिटीजनशिप का मतलब जो है हमारे यहाँ सिटीजनशिप का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप, और भारतीय संविधान ने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया, यानी एकल नागरिकता को। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि यदि आप
इस देश के नागरिक हैं और किसी दूसरे देश के सिटीजनशिप को एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ऑटोमेटिक इस देश का जो नागरिकता आपको प्राप्त है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आप इस देश के नागरिक हैं और जाकर के आप अमेरिका के या ब्रिटेन के या जो है चाइना के, वहाँ के आप नागरिकता को एडॉप्ट कर लेते हैं, सिटीजन को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, अदनान सामी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो अदनान सामी है पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो है अपनी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया, और जैसे ही टर्मिनेट किया तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। अब वो भारत के नागरिक कहे जाएंगे। आपने अक्षय कुमार के बारे में जो है, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के बारे में आपने नाम सुना होगा। अक्षय कुमार जो है कनाडा मूल के हैं और वो भारत के थे, लेकिन भारतीय जो है सिटीजनशिप को उन्होंने टर्मिनेट किया और कनाडा के आज जो है वो क्या है, सिटीजन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिटीजनशिप जो हमारे यहाँ है वो सिंगल सिटीजनशिप है, और सिटीजनशिप जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है विधायी प्रक्रिया। अब विधायी प्रक्रिया क्या होती है, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधायी प्रक्रिया का मतलब होता है जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो नियम बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विधायी प्रक्रिया। जैसे क्या होता है, इसके लिए हमने पढ़ा अभी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं और पार्लियामेंट 3 लोगों को मिलकर के बनती है। पहला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। यदि कोई भी बिल नियम बनाने के लिए जो है वो लाया जाता है तो वो कहाँ पे सबसे पहले लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और जब लोकसभा से पास हो जाएगा तो फिर ये कहाँ पे भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। और राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो अंतिम जो सहमति मिलनी चाहिए, एसेंट मिलनी चाहिए, वो प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है, साइन नहीं कर देता है, तब तक जो है कोई भी बिल, एक्ट नहीं बन पाता। अब बिल का बार बार हम नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है एक तरह का प्रपोजल होता है, एक तरह का प्रस्ताव होता है, एक तरह का जो है जो भी नियम बनाना है उसका जो है पूरी तरह से बायोडाटा होता है, और वो लाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है डिस्कस करने के लिए। तब तक वो क्या होता है, बिल होता है। और जैसे ही ये पास हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने CAA का नाम सुना होगा, तो इससे पहले कहा जाता था कि CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। लेकिन जैसे ही वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उसे सहमति दे दी, तो उसे हमने कहा CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अर्थात बिल से ये एक्ट में चेंज हो गया। कब? जब राष्ट्रपति की अंतिम सहमति मिल गई तब। और ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। हालांकि पार्लियामेंट में पढ़ाएंगे हम, ये चैप्टर में दिया गया है, तो पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे, पूरा बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जब भी पूछे कि विधायी प्रक्रिया ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है और ये कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैबिनेट सिस्टम। अब देखिए कैबिनेट सिस्टम पहले 1978 से पहले नहीं था। जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो अभी हमने कुछ दिन पहले भी, आप ये ध्यान में रखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात मंत्री परिषद अलग होता है और मंत्रिमंडल, ये कैबिनेट अलग होता है। तो कैबिनेट क्या होता है ये ध्यान में रखिए। मंत्री परिषद बोलते हैं कि सारे मंत्री को हम मिला करके, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो, राज्य मंत्री हो या फिर वाइस स्टेट मिनिस्टर हो, उप राज्य मंत्री हो, सारे मिनिस्टर को हम मिल करके बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो प्रधानमंत्री के कुछ गिने चुने लोग होते हैं। जैसे 3-4 लोग ये रखते हैं प्रधानमंत्री, जिससे कि वो बार बार डिस्कस करते हैं कि किसी काम को कैसे करना है, उस पर चर्चा करते हैं। और जैसे उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, एक एग्जाम्पल बता देते हैं हम आप लोगों को, तो
उसमें होंगे, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, विदेश मंत्री हो गए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। ये सब इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री हैं और इस इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के 4-5 लोगों को वो अपने साथ रखते हैं, जिस पे कि वो किसी भी इशू पे, किसी भी जो है विषय पे वो सलाह लेते हैं, बातचीत करते हैं। सारे मिनिस्टर से नहीं करते हैं, केवल वही जो कैबिनेट में शामिल है वो। और कैबिनेट 1978 से पहले नहीं था, इसके लिए संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया, तब जाकर के कैबिनेट सिस्टम को लाया गया। इससे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही था। तो अब ये देखिए, इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया वो कौन सा अमेंडमेंट था? 44 अमेंडमेंट 1978। तो ये इस पे विस्तृत जो है हम चर्चा करेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ाएंगे। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कैबिनेट जो सिस्टम लिया गया है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बायकैमरलिज्म के बारे में, जिसे बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। बायकैमरलिज्म, इसे बोलते हैं हम द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था का क्या मतलब होता है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल में कितने होते हैं? 2, विधानसभा, विधान परिषद। हालांकि सभी में विधानसभा और विधान परिषद नहीं होती है, और ये भी विधान मंडल हम पढ़ाएंगे जिस समय स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही समझिए कि पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। और ये दोनों को हम मिला देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्था। यानी जो कानून बनाने वाली संस्था हमारी पार्लियामेंट है, उसके कितने जो हैं हाउसेस होंगे? 2 हाउसेस होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये जो है आज इतना ही। और ओझा एकेडमी का ये जो वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। यदि किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसे आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, पता चलता है कि आखिर कितना आप लोगों को समझ में आया है। और यदि नहीं समझ में आया है तो फिर जो है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ऑस्ट्रेलियन का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, कनाडा का क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका का क्या लिया गया और जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, यही 4 पढ़ना है। इसे पढ़ करके हम लोग कंप्लीट करेंगे।